नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। अरुण जेटली जब इस बार का बजट पेश कर रहे थे तो एक कमाल की चीज आई और जिसकी आशा भी की जा रही थी कि 2022 तक अगर सरकार चाहती है कि सबको अपना अपना घर मिल जाए तो उसे लेकर के सरकार की प्लानिंग क्या है, क्या फुटप्रिंट्स हैं और क्या कदम सरकार आगे बढ़ाएगी। और इसे लेकर के एक बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। वो ये कि अगर आप मकान लेते हैं 30-35 लाख तक का तो उसके अंदर 50,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी। हालांकि पब्लिक और जनता इस बात को बहुत बेहतर तरीके से अभी तक समझ नहीं पाई कि भाई फायदा होगा तो कैसे होगा, और इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप समझ भी पाए कि आपको कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है या फिर आपके जेब पर कितना कम बोझ आएगा इसके लागू होने के बाद में। आज है हम आशादीप ग्रुप के साथ में और आशादीप ग्रुप से अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि आज आप थोड़ा सा एजुकेट करें हमारे दर्शकों को कि ये जो नई स्कीम है या जो नई घोषणा है इससे आम आदमी को फायदा कैसे होने वाला और वो लाभ ले कैसे सकते हैं। अभी जो बजट आया केंद्र सरकार का, उसमें केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फोकस ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक हर व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए। उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ा जो छूट प्रदान की है वो ये है, मेट्रो सिटी जो 4 हैं अपनी, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, उनमें 30 स्क्वायर मीटर तक का कारपेट एरिया अगर किसी आवास का होगा और उस आवास को 2016 से 19 तक के बीच में स्वीकृति लेके 3 साल में बनाया जाएगा तो उस पे जो भी इनकम विकासकर्ता प्राप्त करेगा वो पूरी इनकम टैक्स से छूट होगी। दूसरा उसमें ये है कि आपको 6% ब्याज पर बैंक से लोन मिलेगा, जो अभी जैसे 9.5 है या 9.25 है उसकी जगह 6% पे मिलेगा, या फिर उस पे बेनिफिशियरी वन टाइम सब्सिडी ले सकता है 1.5 लाख रुपए की। अच्छा। तो इस तरीके से प्लस उस कंस्ट्रक्शन पे किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आज की डेट में 4.5 के करीब सर्विस टैक्स लगता है। तो उसमें जो है अगर छूट मिलती है तो वो सब आज की डेट में विकासकर्ता अपने एलओटी को देगा, ऐसा हमारा मानना है। बाकी सारे शहर पूरे इंडिया के जितने भी हैं उनमें 60 स्क्वायर मीटर तक कारपेट एरिया पर ये छूट प्राप्त होगी। 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का मतलब ये है, कारपेट एरिया जो होता है उसमें दीवारों की मोटाई नहीं जुड़ती है, अपने टॉयलेट्स नहीं जुड़ते हैं, बालकनी नहीं जुड़ती है। मीन्स करीब 1000 फीट का अगर फ्लैट होगा तो वो 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया से कम होगा, उसमें ये सब छूट मिलेगी अपने को। मीन्स ये है कि पूरे शहरों में भारतवर्ष के 1000 फीट तक का कोई भी फ्लैट बनेगा तो उस पर विकासकर्ता को इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, प्लस सर्विस टैक्स की छूट मिलेगी, और जो एलओटी है उसको सस्ती दर पर ब्याज पे पैसा मिलेगा, या उसको वन टाइम सब्सिडी करीब 1.5 लाख रुपए मिलेगी। तो इन सब का मतलब मेरा मानना यह है कि इस सेगमेंट में करीब 500 रुपए पर स्क्वायर फीट की छूट विकासकर्ता को मिलेगी। विकासकर्ता उसमें से 300 रुपए की छूट आगे दे, 400 की दे, 250 की दे, ये अपने अपने ऊपर निर्भर करेगा। अनिल जी, सरकार के जब किसी विभाग से या किसी मंत्री से या किसी भी जिम्मेदार ओहदेदार से बात करते तो वो कहते हैं कि साहब विकासकर्ता काम कैसे करे जब तक उसको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। उसको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं साहब, मैं अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इतना पैसा लगाता हूँ तो मुझे भी कुछ मिले। आपको लगता है कि ये जो नई स्कीम या एक नई सोच के साथ सरकार इस बजट में आगे बढ़ी है, कुछ हासिल होने वाला है? मेरा मानना है ये बहुत अच्छी योजना है। इससे जो मकानों की, आवासों की जो आवश्यकता है वो जरूर पूरी होगी। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने भी इसीलिए इसका रखा है 2016 से 19 कि अगर लास्ट में 19 में भी कोई अप्रूवल होती है तो 2022 तक वो मकान बन जाए 3 साल में। तो उनका मानना यह है कि 6 साल में बहुत बड़ा काम होगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन सब लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं कुछ स्लैब्स बदल जाएं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अगले बजट में लोगों की भारी डिमांड पर जो 30 वर्ग फीट की बात, 30 फीट की बात हो रही है, वो बढ़ा करके 40 की बात होने लग जाए, 50 की बात होने लग जाए? हो सकता है। बाकी मेट्रो सिटीज में 30 स्क्वायर मीटर का मतलब ये 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट। 600 फीट का फ्लैट आज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में अगर है तो वहाँ 10,000 रुपए फुट का भी अगर हुआ तो 50 लाख रुपए के करीब का फ्लैट हो गया। तो एक मध्यम वर्गीय या बजट क्लास आदमी इससे ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जयपुर में अगर 1000 फुट का फ्लैट
जो अभी मिल रहा है 2500 रुपये फुट का, अगर वो 2000 में हम देने लग जाएंगे तो 20 लाख का फ्लैट हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि हर नौकरी पेशा व्यक्ति जिसको बेचारे को 20,000 तनख्वाह मिलती है, 25,000 तनख्वाह मिलती है, वो खरीद सकता है उसको। आसान बैंक लोन मिलेगा, आसान उसको सब्सिडी मिलेगी और सारी अप्रूवल्स बिल्कुल होंगी। तो मेरा मानना है कि ये सेगमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से समाज में आवास उपलब्ध करा पाए। ये सब लोग कहते हैं कि साहब लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं। इस छोटी या कम्युनिटी लिविंग में जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो बड़ी किचकिच पिच हो जाती है, परेशानी बहुत हो जाती है। आपको लगता है कि उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अब इस सेगमेंट में काम करने में? मेरा मानना है कि वो किचकिच पिच तो होती है, इस बात में तो कोई संशय नहीं है, लेकिन लग्जरी सेगमेंट एक अलग चीज है। ये जो है अलग चीज है, इसमें डिमांड आज 1000 यूनिट आपके साल में बिक जाएंगे। लग्जरी सेगमेंट में आपके 25 डिमांड होगी, 30 डिमांड होगी, 50 डिमांड होगी। अब ये अपने अपने सोच की बात है। कुछ हमारा दायित्व भी समाज के प्रति है, हमें इस सेगमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं, मैंने पिछले 4 वर्ष 5 वर्ष में 1120 फ्लैट तो EWS LIG के बनाए राज्य सरकार के साथ मिलकर। इन टाइम वो डिलीवरी कर दिए, लोग वहां रहने लग गए, सबको पोजीशन दे दिया। 700 फ्लैट और बना रहा हूं। तो ये अपनी सोच की बात है कि भाई अपने को जब हम लग्जरी सेगमेंट भी बनाते हैं, बजट क्लास भी बनाते हैं, साथ में गरीबों का मकान भी बनाने चाहिए। ये एक हमारी सामाजिक आवश्यकता है। हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम सबके लिए सारी चीज सोचें। एक और बड़ी चीज है जिसमें मैं चाहता हूं कि आपसे बात हो कि अभी हमने देखा हाउसिंग बोर्ड को लेकर के सरकार का रुख क्या है और जो जिस तरह से काम करता है, लोग भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड के काम करने के तरीके से। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर वो बेहतर हो सकता है। जब अभी प्रॉपर्टी एक्सपो था तब राज्यपाल जी का ये कहना था कि नहीं, जो डेवलपर्स हैं उनका एक बड़ा दायरा हो सकता है, उनके साथ मिलकर के बेहतर काम हो सकता है। आपको लगता है कि इसे बढ़ाने की जरूरत है? मेरा मानना यह सब हाउसिंग बोर्ड ने बहुत कुछ दिया है इस प्रदेश को, अपने को ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करने की कोई बात नहीं है। हाउसिंग बोर्ड ने आज जवाहर नगर किसकी वजह से, मालवीय नगर किसकी वजह से, प्रताप नगर किसकी वजह से, मानसरोवर किसकी वजह से, कहीं भी कोई अच्छा प्लान डेवलपमेंट होता है तो हाउसिंग बोर्ड ही करता है, उसके पीछे पीछे विकासकर्ता पहुंच जाते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड की एक बात जरूर अपन कह सकते हैं, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल वहां कम हुआ है। वो बात अपन को कंट्रोल करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, अपने अधिकारियों को करनी चाहिए। बाकी हाउसिंग बोर्ड की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ा रोल है पूरे स्टेट। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाउसिंग बोर्ड का पैरामीटर्स फिक्स हैं। 40 फीट की रोड बननी है तो बननी है, 60 की बननी है तो बननी है, स्कूल की जमीन होनी है तो होनी है, गार्डन होना है तो होना है। आज मतलब विकासकर्ता जो निजी विकासकर्ता कर रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं इस पूरे अपने परिवेश में जो कर देते हैं इस तरीके का कि 80% जमीन बेच देते हैं, 20% छोटी छोटी रोडें बना देते हैं। बाद में वो अप्रूवल होती है, बेचारे जो ऑक्यूपेंट है वो परेशान होते हैं, सस्ते की वजह से वो खरीदना पड़ता है उनको। तो ये सब चीजें जो हैं मिक्स्ड हैं। इनको अपन ऐसे नहीं कह सकते कि हाउसिंग बोर्ड ने काम नहीं किया या हाउसिंग बोर्ड खराब है। मेरा मानना यह है कि हाउसिंग बोर्ड भी अच्छी काम किया है और अच्छी संस्था है। 2022 तक आपको लगता है कि मकान सबको मिल सकते हैं, बन सकते हैं? ये जो अभी जो योजना अपने अनाउंस हुई है बजट में, इस योजना में विकासकर्ता भी बहुत उत्साहित है क्योंकि उनको इनकम टैक्स की छूट है, सर्विस टैक्स की छूट है और छोटा सेगमेंट बनाना है जिसकी समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो बन सकते हैं मकान। इसमें थोड़ा सा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले वर्ष आ गई थी, उसमें बैंकों को कहा गया था कि 6% पे आपको लोन देना है, लेकिन बैंकों की क्लैरिटी नहीं थी आज तक। तो बैंकों ने पिछले वर्ष में कोई फाइनेंसिंग नहीं की 6% पे। अब जो है ये इस बार बजट भी एलोकेट किया है बैंकों को और ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भाई इनमें अपने को लोन देना है लोगों को, ऐसे जो सेगमेंट है उसको अपने को परेशान नहीं करना है। तो अब अगर वो बैंकों ने भी साथ दिया विकासकर्ताओं का तो मेरा मानना है जरूर बनेंगे। क्या प्रॉपर्टी मार्केट जो इस वक्त है कि आज से हफ्ते भर पहले तक जब मैं बात करता था लोग बोलते बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बजट आया उसके बाद में सबके चेहरे पे एक थोड़ी सी खुशी है। थोड़ा सा जो विकासकर्ताओं में एक खुशी की लहर है कि भाई इस सेगमेंट में काम किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल तो रिसेशन है। अपने राज्य की मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, वो भी बहुत अच्छी योजना आई है, उसमें भी विकासकर्ताओं को बुला के समझा गया, उनको जो सजेशंस थे विकासकर्ताओं के वो सरकार ने सुने समझे और उसके हिसाब से निर्णय किए। उसमें भी मैं मानता हूं बहुत काम होगा।
जो एक बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है और अल्पाय वर्ग का व्यक्ति है, उनको भी मकान राजस्थान में अच्छे स्तर पर बनाए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी से बनाए जाएंगे और काफ़ी मकान बनेंगे। दोनों योजनाओं में बहुत काम होगा। क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार जिस रास्ते पर चलें उससे लोगों का राज्य सरकार से भी भला हो जाए? मुख्यमंत्री जन आवास योजना अभी पिछले 2 महीने पहले ही बनी है। उसमें सभी विकासकर्ताओं को बुलाया था सरकार ने, और हमारी जो पुरानी योजना थी इसी प्रकार की 2009 में भी थी, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के नाम से, उसमें जो भी परेशानियां आई हमें वो सब के विषय में सुना गया और उनका बहुत अच्छा समाधान किया गया है। जैसे क्या होता था, पहले एप्लीकेशन UIT इनवाइट करती थी और सालों सालों नहीं करती थी। अभी जैसे पिछले जो बने हुए हैं उनकी अब लॉटरियां निकल रही हैं, तो उसमें हमने ये निवेदन किया कि साहब हमें ही इसके लिए ऑथराइज कर दिया जाए और UIT का अधिकारी उसमें एक नॉमिनी हो जाए और हम उसको अपने स्तर पर ही आवंटन कर दें। वो चीज़ हमारी मान ली गई। पहले रेट थी 750 रुपये प्रति स्क्वायर फीट थी, उसके बाद सीमेंट की दाम बहुत बढ़ गए, स्टील के दाम बहुत बढ़ गए, लेबर के दाम बहुत बढ़ गए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनकी दरें भी तर्कसंगत कर दी हैं और साइजेज में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया। जैसे 300 से 350 EWS के लिए, 500 से 550 LIG के लिए पहले फिक्स साइज था 500, 350, तो उसको बनाने में बहुत दिक्कत आती थी। और काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं इस बार। जैसे अपने जो भी निर्माण अपन कोई भी पॉलिसी में जाएंगे उसमें सारी जो अपने अप्रूवल की फीस हैं वो सब माफ़ है। किसी भी प्रकार के कोई अप्रूवल की फीस नहीं लगेगी, ना नक्शा अनुमोदन की लगेगी, ना कन्वर्जन की लगेगी, ना लीज मनी लगेगा। इस तरीके से काफ़ी सुविधाएं दी हैं और राज्य सरकार भी ये चाहती है कि गरीब लोगों के मकान बने, किसी भी तरीके से बने और अच्छे से अच्छे बने। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशंस तय किए हुए हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाना तय किया हुआ है। 4 मंजिल बनाने के लिए आपको जो है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें कोई लिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। आप 4 मंजिल से ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो पहले प्रावधान नहीं था। आप 12 मंजिल भी बना सकते हैं, 10 मंजिल भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन आपको लिफ्ट लगानी पड़ेगी। तो उससे क्या है, विकासकर्ता को उसकी इकोनॉमिक्स ठीक हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा तो विकासकर्ता को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और विकासकर्ता उस कार्य को करने के लिए जुड़ेगा। जी, आपको लगता है कि इतनी गंभीरता के साथ, जितनी गंभीरता के साथ मकानों को लेकर या किसी को घर देने को लेकर इस बार सोचा जा रहा है या पिछले 2 साल से सोचा जा रहा है, इससे पहले सोचा नहीं गया उतनी गंभीरता के साथ? मेरा मानना यह है कि इस बार जो है काफ़ी ध्यान दिया गया और काफ़ी हम सब लोगों से इस विषय में चर्चा की गई है और जो भी परेशानियां हैं पिछली पॉलिसी या पिछली बार की, उन सब को दूर करने का प्रयास किया गया। सोच अच्छी हो, सही डायरेक्शन में हो, लोगों को उनके सपनों का घर मिल पाए, ये बहुत जरूरी है। अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए। अनिल जी हमारे साथ थे आशादीप ग्रुप से। आगे बढ़ेंगे और कुछ और जानकारी आपको देंगे कि आखिर आशादीप ग्रुप से आपके सपनों का घर कैसे पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी प्लस में आगे बढ़ते हुए आशादीप ग्रुप के साथ हम हैं और हमारे साथ अशोक पाटनी साहब है, डायरेक्टर आशादीप ग्रुप के। और ये जरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आशादीप ग्रुप कैसे आपके सपनों के मकान, सपनों के घर का सपना पूरा कर सकता है। बहुत स्वागत है पाटनी साहब आपका। जानना चाहिए कौन कौन से ऐसी स्कीम्स हैं जो आप लेकर के आए हैं और कौन कौन से सेगमेंट में इस वक्त आशादीप काम कर रहा है? अभी जो हमारा जयपुर में मेन सारा जो काम है वो जगतपुरा एरिया में है। जगतपुरा की जो प्राइम लोकेशंस है वहाँ पर हम, एक तो हमारा फ्लैट का प्रोजेक्ट है जिसमें सब साइज़ के फ्लैट बना रहे हैं। दूसरा एक विला का प्रोजेक्ट है, उसमें विला बना रहे हैं जो बिल्कुल अच्छी जगह पर है और उसमें एक पार्क, जैसे जो फैसिलिटीज़ हैं, 5000 मीटर का पार्क है, पूरी उसमें क्लब हाउस सारा सिस्टम है, सारी गार्डेड है, इस तरह का काम है। लोग कहते हैं कि जब आप विलास में तो आपको वो फैसिलिटीज, वो एमिनिटीज नहीं मिल पाती हैं जो फ्लैट्स में अक्सर मिल जाती हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जो विलास बना रहे हैं उसके अंदर भी ये सारी की सारी एमिनिटीज देंगे। हाँ बिल्कुल, जो सारी उस पूरी सिक्योरिटी का सिस्टम कंप्लीट है, उसमें पूरा क्लब है, स्विमिंग पूल है, जो अपने बड़ी टाउनशिप में जो फैसिलिटी होती है वो हम सारी उसके अंदर देने जा रहे हैं।
तो पाटिल साहब, नहीं लगता कि जगतपुरा बहुत कमाल का डेवलप हो रहा है और जिस तरह सरकार भी उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि एक प्लान्ड तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो जगतपुरा एरिया जयपुर का आने वाला सबसे बढ़िया एरिया है। इसके मुकाबले में जयपुर में कोई भी एरिया नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जो भी सरकार का प्लान है वो वहाँ एक्चुअल में वहाँ मौजूद है। सारी रोड्स मौके पे बन चुकी हैं, सब पे अच्छा बिटुमेन हो चुका है और बिल्कुल आवागमन के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें संभव हैं जो एक डेवलप्ड सिटी में लोग देखना चाहते हैं, जहाँ जाके रहना चाहते हैं। अब जो जगह पहले डेवलप हो गई है, पहले जहाँ पे प्लान्स बन चुके हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन जगतपुरा में वो सारी गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो अभी जो जगतपुरा में सारी चीज़ जो आम आदमी को चाहिए वो मौजूद है और मौजूद होने मतलब बनने जा रही हैं। जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे आज ही वहाँ पर मूर्त रूप ले चुके हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से वहाँ डेवलप्ड है। लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया लगता है जब हम जगतपुरा जाते हैं, बस एक कनेक्टिविटी का इशू है, वो अगर पूरा हो जाए तो शायद इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती रहने की। नहीं, कनेक्टिविटी आज भी बहुत अच्छी है। कुछ जगह पर रुकावट है, वो भी धीरे धीरे सही होने जा रही है। दूसरी जो जगतपुरा एरिया के लिए जो मेन चीज़ है वो पानी की, वहाँ पर थोड़ी सी वो थी, तो वो भी सरकार ने बीसलपुर लाइन वहाँ तक जोड़ दी है, जुड़ने जा रही है, तो वो समस्या भी पानी की ख़त्म हो गई है। हम जानना चाहेंगे फ्लैट्स में, क्योंकि अभी अनिल जी से बात हो रही थी। अनिल जी का कहना था कि बहुत बड़ा योगदान जो डेवलपर्स हैं उनका लोगों को घर देने में हो सकता है। जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकम से जुड़ा हुआ है या उसकी कमाई थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ के लिए क्या कुछ आशादी बेहतर कर रहा है और उनके लिए अपनी तरफ से कौन से प्रोजेक्ट्स? अभी हम जो बना रहे हैं उसमें सभी तरह के हमारे पास फ्लैट मौजूद हैं। जो अपर मीडियम क्लास, लोअर मीडियम, सब में 1000 फुट का फ्लैट है, 1200 फुट का है, 1500 फुट का है, 4 बेडरूम 2500 फुट का फ्लैट है। तो बिल्कुल जो बड़ी टाउनशिप है उसमें सभी साइज़ के बना रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे अभी जो प्रधानमंत्री जी ने योजना घोषित की है उसमें बिल्डर्स को छूट दी है। उन्होंने ATI भी एक स्कीम है जिसमें कि इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके अंदर छोटे 600 मीटर तक के जो आवास हैं वो उसके ऊपर वो छूट है। तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी हम एक प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। अच्छा, और शहर के बीच में लोग कहते हैं कि शहर के बीच में भी अगर ऐसी सुविधाएं मिल जाएं तो बहुत अच्छा हो। क्या आशादीप दूसरी जगतपुरा से अलग हटते हुए दूसरी जगह पे भी काम कर रहा है? शहर में एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं रेवानता के नाम से, जो यहाँ गांधीनगर में जजेस की बंगलों के सामने है। तो वो 22 फ्लैट की बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग बनने के बाद वो भी एक जयपुर में मील का पत्थर होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जगतपुरा जब हम जाते हैं हम इस चीज़ को बार बार महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह की रोड्स और जिस तरह की प्लानिंग जगतपुरा को लेकर के शायद जयपुर में अगर कोई दूसरी जगह डेवलप करनी होगी तो वो जगतपुरा देख के डेवलप होगी। जगतपुरा में जिस तरह से अभी तक काम हुआ है, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब वो चीज़ अभी जो प्रेजेंट में जयपुर का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आसपास में वो थोड़ी संभव कम है, क्योंकि जैसे जयपुर के पास पृथ्वीराज नगर का एरिया है, वो ऑलरेडी वहाँ 30-40% बसावट हो गई, तो उसको वहाँ डेवलप करने में सरकार को दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा अभी निकट भविष्य में थोड़ा जयपुर में मुश्किल लग रहा है कि जगतपुरा को कोई कम्पीट एरिया करने वाला आ सके। ये भी ज़रूरी चीज़ है और अधिकतर डेवलपर्स कहते हैं कि साहब जब डेवलपर्स में कॉन्फिडेंस आएगा तो लोगों को घर अपने आप मिल जाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। राज्य सरकार से आप क्या आशा करते हैं कि वो सिंगल विंडो अगर कर देती तो डेवलपर्स के लिए कितना अच्छा हो जाएगा? वो बहुत अच्छी बात है। सरकार को भी आगे आना चाहिए और आ रही है सरकार भी। वो लोगों मतलब कोशिश कर रही है कि भी एक जगह से सारा काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए। आपको क्या लगता है इस जयपुर में इस वक्त कौन सी प्राइम लोकेशंस हैं और कहाँ एक व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है? क्या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ज़्यादा लोग आते हैं या फिर वो रहने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? अभी जो सिनेरियो है वो रहने वाले लोगों का ज़्यादा है। इन्वेस्टर क्लास अभी इस सिस्टम से दूर है। जो रहने वाले लोग, और उसके लिए जो आने वाला टाइम जगतपुरा एरिया का ही सबसे अच्छा है। तो लोगों को वहीं, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ आने वाले टाइम पे मौजूद होंगी, अच्छी सुविधा होगी, तो मेरी ओपिनियन में लोगों को जगतपुरा में ही चीज़ें लेनी चाहिए।
जहां लोग रहने लग जाते हैं वहां सरकार भी सोचना शुरू कर देती है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि हम जिस तरह का जयपुर बनाने वाले हैं, जयपुर में जिस तरह का, राजस्थान में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। आपको लगता है कि जयपुर तैयार है इतने सारे लोगों को मकान देने के लिए, इतने रेजिडेंस देने के लिए? बिल्कुल, जयपुर में ये क्षमता है कि चाहे मतलब अच्छी डिलीवरी दे सकता है और दे रहा है। और अब वो सामंजस्य भी बना है सरकार के और डेवलपर्स के बीच में, कॉन्फिडेंस आया? हाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार से चीज़ें टाइम पे जो भी जाती है निकल के आती हैं, सब काम हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा पाटनी साहब आपसे बात करके। उम्मीद करेंगे कि आप सपनों का घर ऐसे डिलीवर करते रहें लोगों को, और ऐसे ही लोगों का घर का सपना पूरा होता रहे। प्रॉपर्टी प्लस में आज बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आपको मिले आपके सपनों का घर, और वो भी ऐसा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर हो। ये सरकार कोशिश कर रही है, अब कोशिश आपके मकान के लिए आपको खुद को करनी है। हमें दे इजाजत, आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।